गोजो एक नए एनिमे वी आर द सुकियोनो कंपनी देख रहा होता है और रीजन सिंपल था। किटागावा के लिए हेलोवीन कॉस्प्ले आउटफिट बनाना। और इस बार का चैलेंज है आरिसा का आइकॉनिक बनी गर्ल आउटफिट जो वो शो के फर्स्ट एपिसोड में पहनती है। लेकिन कस्ट्यूम बनाना इतना इजी नहीं है, स्पेशली कोर्सेट। स्ट्रेपलेस कोर्सेट बार बार स्लिप हो रहा था और गोजो टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है ट्रांसपेरेंट स्टेप्स ऐड करने का। तभी फैब्रिक स्टोर का क्लर्क एक सजेशन देता है, आप कोर्सेट में बोनिंग ऐड करो, फिर ये स्लिप नहीं करेगा। गोजो को आइडिया पसंद आता है और फाइनली कोर्सेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक नया प्रॉब्लम सामने आ जाता है। आउटफिट के अंदर से किटागावा का अंडरवियर दिख रहा होता है। नेक्स्ट डे गोजो और किटागावा स्टूडियो में आते हैं और किटागावा प्राउडली बताती है कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। किटागावा बोलती है, मैंने अडेसिव अंडरवियर और स्किन कलर्ड टाइट्स यूज किया है, अब कॉस्ट्यूम परफेक्ट लगेगा। और जब किटागावा पूरा आरिसा का बर्निंग गर्ल आउटफिट पहनती है, गोजो एकदम स्टंट हो जाता है। आउटफिट बिल्कुल फ्लॉलेस लग रहा था। फाइनली हेलोवीन पार्टी का दिन आता है टोक्यो में। किटागावा अपने कॉस्प्ले फ्रेंड्स के साथ कैरेओके पार्लर में पार्टी करती है। और गेस करो गोजो ने क्या पहना है? एक क्यूट बनी मास्कोट कॉस्ट्यूम। एक तरफ ग्लैमर्स कॉस्प्लेयर्स और दूसरी तरफ एक ऑकवर्ड लेकिन प्यारा गोजो जो सबको सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे ही गोजो और किटागावा का हेलोवीन कॉस्प्ले एडवेंचर एक और अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन जाता है। हेलोवीन पार्टी के बीच सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी नोवा कैजुअली पूछती है, अरे किटागावा, तुम और गोजो तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? बस इतना सुनना था कि गोजो अपने मास्कोट कॉस्ट्यूम पर ड्रिंक गिरा देता है और ऑकवर्ड हो जाता है। किटागावा थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करती है और चुपचाप पार्टी से बाहर निकल जाती है। बाहर किटागावा को उनके हेयर स्टाइलिस्ट हिकारू किकुची मिल जाते हैं। वो कैजुअली बात करना चाहते हैं, लेकिन गोजो जब उन्हें देख लेता है तो तुरंत गलत समझ बैठता है। ये बंदा क्या किटागावा पे लाइन मार रहा है? और बिना सोचे समझे गोजो इंटरवेन कर देता है, जिससे सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। कुछ दिन बाद किटागावा स्कूल में अब्सेंट रहती है क्योंकि उसे ठंडी लग गई होती है। गोजो को पता चलता है और वो खुद ही स्कूल से कोई बीमारी की छुट्टी मांग कर आ जाता है ताकि स्कूल से जल्दी निकल के वो किटागावा को देखने आ सके। वो उसका ख्याल रखता है, दवाई, सूप और एक प्यारा सा केयरटेक मोड ऑन करता है। लेकिन तभी अचानक उनके क्लासमेट्स विजिट कर लेते हैं। गोजे तुरंत बालकनी में छुप जाता है और वहीं एक्चुअल कोल्ड उसे पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद जब दोनों फाइनली रिकवर कर लेते हैं, वो एक नए कॉस्प्ले इवेंट के लिए एक्वेरियम जाते हैं। यहाँ किटागावा अपना नेक्स्ट कॉस्प्ले पहनती है, शिजुकू तान का। और क्राउड लिटरली स्टन्ड हो जाता है उसे देखकर। यहीं पे दोनों एक नए कॉस्प्लेयर से मिलते हैं, अमाने हिमेनो। और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि अमाने एक्चुअली एक लड़का है। उसने कॉस्प्ले किया था सुबारू हासु स्वेगा का। जब उस गोजो उसके कॉस्ट्यूम को एडजस्ट कर रहा होता है, उसे एक चीज नोटिस होता है, अमाने अपने बैग में लिक्विड ग्लू कैरी करता है। गोजो पूछता है, ये ग्लू तुम किस लिए यूज करते हो? अमाने बताता है, ये मेरा ट्रिक है, मैं इसी अपने स्किन को पैडिंग को अटैच करता हूँ ताकि मैं ज्यादा फेमिनाइन लगूं। और जब गोजो एक फोटो देखता है जिसमें अमाने इनलार्ज्ड ब्रेस्ट के साथ है, वो लिटरली शॉक हो जाता है। अमाने बोलता है, रिलैक्स, ये सब फेक है, मैंने स्पेशल इक्विप्ड बूब्स यूज किए हैं, इससे बिल्कुल रियल लगता है। और ऐसे गोजो को कॉस्प्ले के नए हैक्स और टेक्निक्स के बारे में सीखने का एक और एक्सपीरियंस मिलता है।
और किटागावा के साथ उसका बॉन्ड धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अमाने गोजो और किटागावा को एक स्पेशल कॉस्प्ले शॉप ले जाता है। यहाँ पर वो उन्हें अपना पूरा कॉस्प्ले का सीक्रेट खजाना दिखाता है। सबसे पहले एक ब्रेस्ट प्लेट जो उसे इक्विप्ड बूब्स का लुक देता है। फिर इनविजिबल टेप, प्रीमियम विक्स और भी छोटे छोटे एक्सेसरीज जो उसके कॉस्प्ले को बिल्कुल रियल बनाते हैं। किटागावा एक्साइटेड होकर कहती है, वाह ये सब तो नेक्स्ट लेवल है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए कभी। गोजो सोचता है, मुझे कभी नहीं पता था कि कॉस्प्ले में इतनी डिटेलिंग होती है। उसके बाद किटागावा और अमाने फोटो शूट के लिए निकलते हैं। अमाने के साथ और भी कॉस्प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली स्पेस आइडल कॉस्मिक लवर्स के दो कैरेक्टर्स। कैमरा फ्लैशेस के बीच अमाने अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ फोटो क्लिक कराता है और यहीं पे अमाने अपनी कहानी शेयर करता है। अमाने कहता है, मेरी बहन ने एक दिन मुझे लड़कियों के कपड़े पहने देखा और बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी से मुझे लगा कि शायद मैं इस तरह से अपनी असली सेल्फ दिखा सकता हूँ। लेकिन सब पॉजिटिव नहीं था। स्कूल में क्लासमेट्स ने उसका मजाक बनाया कि वो आदमी नहीं लगता और लड़कियों के कपड़े पहनने के वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी ब्रेकअप कर लिया। पर फिर भी कॉस्प्ले ने मुझे एक नया सेंस ऑफ सेल्फ दिया। मैं खुश हूँ जैसे मैं हूँ। किटागावा और गोजो दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि कॉस्प्ले सिर्फ हॉबी नहीं है बल्कि आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद वक्त आता है फैशन कैटलॉग के विंटर इशू के लिए फोटोशूट का। गोजो फिर से किटागावा से मिलता है जो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली पोजेस दे रही होती है। गोजो सोचता है, विंटर कैटलॉग, लेकिन अभी तो वेदर कितना वार्म है। फिर भी किटागावा कितनी एफर्टलेसली साइन करती है। शूट के बाद दोनों सीधा किटागावा के अपार्टमेंट चलते हैं और रीजन शिजुकू तान का बर्थडे सेलिब्रेट करना। किटागावा हैप्पीली कहती है, कॉस्प्ले तो एक एक्सक्यूज है, असल में मुझे तुम्हारे साथ केक खाना था। स्कूल कल्चर फेस्टिवल आने वाला था और इस बार का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला था, एक क्रॉस ड्रेसिंग ब्यूटी पेजेंट। यहाँ पे बॉयज को लड़कियों जैसा और गर्ल्स को लड़कों जैसा ड्रेसअप करके परफॉर्म करना था। और यहीं एंट्री लेती है हमारी किटागावा। उसने डिसाइड किया कि वो हिस्सा लेगी फेस्टिवल में एक कॉस्प्ले करके। कैरेक्टर का नाम है रे, जो एक ऑल गर्ल्स स्कूल्स की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, लेकिन सीक्रेटली अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए होस्ट बन के काम करती है। ये रोल बिल्कुल डबल लाइफ जैसा है और किटागावा को लगा कि ये परफेक्ट रहेगा पेजेंट के लिए। गोजो सोचता है, रे का कैरेक्टर डिग्निफाइड भी है और चार्मिंग भी, बट उसके होस्ट साइड के लिए थोड़ा मस्कुलाइन लुक चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि किटागावा थोड़ी ज़्यादा कर्वी है और उसका फिगर इजीली फेमिनाइन लगता है। गोजो और किटागावा बाद में बैठकर डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट्यूम कैसे डिजाइन किया जाए। गोजो को तुरंत समझ आ जाता है कि इस बार थोड़ा टफ होगा क्योंकि किटागावा का नेचुरल बॉडी टाइप इस कॉस्ट्यूम के लिए चैलेंज बन रहा है। किटागावा बोलती है, गोजो कुन, क्या तुम्हें लगता है मैं कन्विंसिंग लग पाऊंगी एज अ गाय? गोजो कहता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन में हम फोकस करेंगे सिलहोटे और लेयरिंग पर। अगर सूट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होगा और तुम्हारा बॉडी फ्रेम ज्यादा मस्कुलाइन लगेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेस्टिवल के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। गोजो ने डिसाइड किया कि वो कॉस्ट्यूम बनाएगा और खुद ही सारी इंटीरियर डिजाइन और मैनुअल लेबर करेगा। पर उसके क्लासमेट्स ने नोटिस कर लिया कि गोजो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। क्लासमेट्स बोलते हैं, गोजो तुम क्यों अकेले काम करना चाहते हो सारे?
हम भी हेल्प करेंगे, ये इवेंट हमारे क्लास का है और तुम्हें अकेला स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से गोजो के क्लासमेट्स भी उसके साथ जुड़ गए और टीम वर्क शुरू हो गया। गोजो और किटागावा एक साथ फैब्रिक स्टोर जाते हैं, जहां वो केयरफुली कॉस्ट्यूम के लिए फैब्रिक चूज करते हैं। गोजो डिटेल में टेक्सचर, थिकनेस और ड्रेप चेक करता है ताकि कॉस्ट्यूम दोनों स्टाइल और कन्विंसिंग लगे। किटागावा कहती है, गोजो कुन, ये फैब्रिक कितना क्लासी लग रहा है ना। मुझे लगता है ये रे के लिए परफेक्ट होगा। गोजो कहता है, हाँ ये सही रहेगा, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करके हम तुम्हें एकदम होस्ट जैसा दिखाएंगे। और इस तरह से उनकी तैयारी शुरू होती है फेस्टिवल के लिए। एक दिन गोजो किटागावा को एक्सप्लेन करता है कि उनके फैमिली का डॉल बिजनेस कैसे चलता है। हमारे घर में जो डॉल्स बनाते हैं वो बहुत क्वांटिटी में बनाया जाता है। एक बंदा सब कुछ अकेले नहीं कर पाता। हर चीज के लिए अलग अलग लोग होते हैं। एक डिजाइन करता है, एक सिलाई करता है, एक डिटेलिंग करता है। इसी वजह से तुम्हारे नेक्स्ट कॉस्प्ले आउटफिट के लिए भी तुम्हें दूसरों की हेल्प लेनी ही होगी। किटागावा को भी समझ आ जाता है कि टीम वर्क जरूरी है। तभी फेस्टिवल की प्रिपरेशन और फास्ट हो जाती है। गोजो अपना फुल फोकस लगा देता है किटागावा का आउटफिट बनाने में और किटागावा उसके एफर्ट्स को समझते हुए गोजो के लिए खुद खाना बनाकर लाती है ताकि वो थोड़ा एनर्जी फील करे। तब किटागावा के दोस्त एक और चीज प्रिपेयर करते हैं, कैंपेन कॉल। स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पे एक स्पेशल ड्रिंक रेजिंग जेस्चर होता है जो होस्ट्स करते हैं और किटागावा को उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। और फिर वक्त आगे बढ़ता है। फाइनली कॉस्ट्यूम तैयार हो जाता है। किटागावा शेप वियर पहनती है ताकि थोड़ा ज्यादा मेनली और स्ट्रक्चर्ड लगे। फिर वो सूट पहनती है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। सूट थोड़ा बड़ा लगता है क्योंकि मेजरमेंट्स लिए थे बिना शेप वियर के पहने हुए और अब सूट लूज लग रहा था। किटागावा कहती है, गोजो कुन, ये तो मुझ पे लटका लग रहा है, क्या मैं स्टेज पर वियर्ड नहीं लगूंगी। गोजो सोचता है, रिलैक्स, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बदलने से फिट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। गोजो तुरंत एक प्लान बनाता है सूट एडजस्ट करने का और साथ ही मोरिटा से रिक्वेस्ट करता है कि किटागावा को प्रॉपर तमीज सिखाए। आफ्टर ऑल रे का कैरेक्टर एक रिफाइंड होस्ट है, तो उसका पोस्चर, चलने का अंदाज और जेस्चर भी परफेक्ट होने चाहिए। मोरिता थोड़ा स्ट्रिक्ट होके टोन में किटागावा को गाइड करता है। बैक स्ट्रेट रखो, जब कैंपेन कॉल करोगी तो आंखों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तुम्हें बस लगना चाहिए कि तुम ही हो नंबर वन होस्ट। किटागावा नर्वसली कहती है, हाँ समझ गई। तभी उनके क्लासमेट मुराकामी रूम में एंटर करते हैं और जैसे ही वो किटागावा को उसके कॉस्ट्यूम में देखते हैं उनकी आंखें चमक उठती है। वाह किटागावा सान, तुम बिल्कुल रे जैसी लग रही हो। क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? मैं एक्चुअली बड़ा फैन हूँ। द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इज द नंबर वन होस्ट का। किटागावा थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है, सच में? ओके फिर ले लो। इस तरह कॉस्ट्यूम फाइनल होने के बाद किटागावा और भी कॉन्फिडेंट फील करने लगती है। फेस्टिवल के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे थे और अब सबकी एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। फेस्टिवल की प्रिपरेशन और भी क्रिएटिव होने लगती है। गोजो की क्लासमेट सायरा कासाई एक स्पेशल आइडिया लाती है रेनबो रोज बनाने का। वो एक वाइट रोज लेती है, उसके रूट्स को स्प्लिट करके अलग अलग ग्लासेस में रखती है, जिसमें फूड कलरिंग मिक्स करके वाटर बनाती है। ओवरनाइट वो रोज अपने अंदर अलग अलग एब्जॉर्ब कर लेता है और अगले दिन बन जाता है एक ब्यूटीफुल रेनबो रोज। और फाइनली 2 दिन का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। पहले दिन गोजो फुल बिजी रहता है किटागावा का कॉस्ट्यूम एडजस्ट करने में।
इस वजह से वो ऑलमोस्ट पूरा दिन बैक स्टेज ही स्पेंड करता है। कंपटीशन में क्लास 1 to 3 बहुत आगे निकल जाता है क्लास 1 to 5 से। सबको डर लगने लगता है कि क्या वो कैच अप कर पाएंगे। दूसरे दिन सबसे बड़ा इवेंट होता है क्रॉस ड्रेसिंग ब्यूटी पेजेंट का। गोजो सुबह से लेकर लास्ट मिनट तक कॉस्ट्यूम फिक्स करता रहता है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम पर उसे लगता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। गोजो फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है ये अगर टाइम पे कंप्लीट ना हुआ तो सबकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन एट द वेरी एंड वो कॉस्ट्यूम कंप्लीट कर देता है। और स्टेज पे जाने से पहले गोजो खुद किटागावा के फेस पे मेकअप अप्लाई करता है। किटागावा कहती है गोजो कुन तुमने इतनी मेहनत की है, अब मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर वक्त आता है स्टेज का। लाइट्स ऑन होते हैं और किटागावा एज रे रैंप पर एंटर करती है। ऑडियंस शॉक हो जाते हैं उसके लुक से। फिर किटागावा अपने कैंपेन कॉल परफॉर्म करती है एकदम कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल स्टाइल में। उसके परफॉर्मेंस में ट्विस्ट ये होता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को अपना कस्टमर बनाती है और उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके फुल होस्ट वाइब क्रिएट करती है। किटागावा मैडम प्रेसिडेंट कैंपेन का मजा तो तभी है जब आपके साथ हो। उस परफॉर्मेंस ने पूरा हॉल जीत लिया और उसी मोमेंट पे क्लियर हो गया विनर कोई और नहीं बल्कि किटागावा है। इस जीत के साथ क्लास 1 to 5 ओवरऑल कंपटीशन का विनर बन जाता है। क्लास 1 to 5 के सब स्टूडेंट्स एक कैरियोके पार्लर में आफ्टर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग गाते हैं, मस्ती करते हैं और अपने हार्डवर्क को एंजॉय करते हैं। क्लासमेट चिल्लाते हैं हमने कर दिखाया आखिर। किटागावा हंसते हुए बोलती है ये जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, ये पूरे स्टूडेंट्स का मेहनत है। पार्टी के बाद गोजो और किटागावा एक साथ आर्केड में जाते हैं। वहां गोजो अपने सारे पैसे खर्च कर देता है एक टेडी को निकालने में। फिर किटागावा को एक फोटो क्लिक का एरिया दिखता है। वो सोचती है कि मैंने कभी गोजो के साथ फोटो नहीं ली है। फिर वो उसको फोटो के लिए बोलती है कि तभी बाकी स्टूडेंट आ जाते हैं, बोलते हैं मैं भी कभी फोटो नहीं ली है। फिर सारे लड़के एक साथ फोटो लेते हैं और किटागावा अकेली पड़ जाती है। मारिन अपने हेयर स्टाइलिस्ट से हेयर स्टाइल करवा रही होती है। तभी स्टाइलिस्ट मानाबू हासेगावा कैजुअली नोटिस करता है कि मारिन थोड़ी वेट गेन कर चुकी है। मारिन पहले तो हंसी में ले लेती है लेकिन उसके दिल में थोड़ा डाउट बैठ जाता है। कुछ दिन बाद एक फोटो शूट के वक्त उसकी मैनेजर भी सेम बात बोल देती है कि मारिन अब पहले से थोड़ी हेल्दी लग रही है। मारिन को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो चुपचाप घर लौट जाती है। घर आते ही मारिन गोजो के बनाए हुए कॉस्ट्यूम्स ट्राई करती है लेकिन शौक हो जाती है जब उनमें फिट नहीं होती। कॉस्ट्यूम्स टाइट हो जाते हैं और मारिन मिरर के सामने सोचने लगती है ये हो क्या रहा है, मैं इतना सडनली कैसे वेट गेन कर गई। अगले दिन मारिन खुद ही रीजन फाइंड करने लगती है। उसे याद आता है कि वो रोज गोजो के घर से जो भी खाना ले जाती थी उसे एक ही दिन में खत्म कर देती थी और बीच बीच में एक्स्ट्रा स्नैकिंग भी कर रही थी। तब उसे समझ आ जाता है कि असली रीजन क्या है। फिर अगले दिन स्कूल के बाद मारिन एकदम एक्साइटेड मूड में गोजो के पास आती है। उसने अभी अभी एक नए पेयर ऑफ लूज सॉक्स खरीदे होते हैं और उसे दिखाती है। गोजो कुन देखो मैंने लूज सॉक्स लिए हैं, कैसे लग रहा है। और सुनो मैंने एक नई डीएसएलआर कैमरा भी खरीदी है, तुम मुझे इससे फोटो खींच के दिखाओगे। गोजो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है बट ऑब्वियसली हेल्प करने को रेडी हो जाता है। दोनों मिलके पूरा आफ्टरनून नया कैमरा टेस्ट करते हैं। दोनों फोटो लेते हैं और इस कैमरा में बहुत एचडी फोटो आ रहे थे। ये फोटोज तो कमाल के आए हैं, अब मैं और भी अच्छे कॉस्प्ले फोटोज खींच पाऊंगी। बातों बातों में मरीन अपकमिंग कॉस्प्ले इवेंट का जिक्र करती है
गोजो का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है जब वो एक ब्लॉगर अकीरा के प्रॉप्स और पोजेस के बारे में सुनता है। गोजो के दिमाग में तुरंत नई आइडियाज आने लगते हैं। रात को जब मारिन गोजो के घर आती है तो वो प्राउडली अपना नया डीएसएलआर कैमरा गोजो के दादाजी को भी दिखाती है। दादाजी थोड़ा इम्प्रेस्ड फील करते हैं और मरीन की एक्साइटमेंट देख के मुस्कुरा देते हैं। हम देखते हैं कॉस्प्ले एरिया की तरफ, जहां एक बड़े कॉस्प्ले इवेंट का माहौल है। हर तरफ कॉस्प्लेयर्स, कैमरास और एक एनर्जेटिक वाइब। गोजो और मरीन दोनों एक्साइटेड होके पहुंचते हैं। इवेंट के अंदर मरीन अपनी कॉस्प्लेयर फ्रेंड अमाने से मिलती है। थोड़ी ही देर में वो इंट्रोड्यूस होती है एक फोटोग्राफर से, शिजुका ईतो, और उसकी दोस्त मियाको होंडा से। सुजुका बोलती है, तुम्हारे पास डीएसएलआर है ना? मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स बता सकती हूँ ताकि तुम और बेटर शॉट्स खींच सको। मारिन एकदम खुश हो जाती है और सुजुका की बातें ध्यान से सुनती है। वो सेटिंग्स और लाइटनिंग के ट्रिक्स एक्सप्लेन करती है और मारिन इम्प्रेस्ड होकर वो सारे टिप्स ट्राई करती है। दूसरी तरफ गोजो अपनी तरफ एक और कॉस्प्लेयर से मिलता है, अकीरा ओगाटा। पहले तो उसे लगता है कि अकीरा एक मेल ब्लॉगर है, लेकिन फिर पता चलता है कि अकीरा एक्चुअली एक लड़की है और वो अपने खुद के डिजाइन किया हुआ ओरिजिनल कैरेक्टर कॉस्प्ले करती है। गोजो पूछता है, ये प्रॉप्स तुमने खुद बनाए हैं? बहुत ही डिटेल्ड और रियलिस्टिक लग रहे हैं। अकीरा बताती है, हाँ, मुझे प्रॉप्स मेकिंग काफी पसंद है। तुम भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो क्या? दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉप मेकिंग टिप्स और टेक्निक्स डिस्कस करते हैं और गोजो को नई इंस्पिरेशन मिलती है। तभी मारिन गोजो के पास आकर बताती है, गोजो कुन, शिजुका सान ने मुझे अपने साथ आफ्टर पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है, तुम भी चलो। इवेंट के खत्म होने के बाद सब लोग एक कोसी कैफे में आफ्टर पार्टी के लिए गैदर होते हैं। यहाँ पर मियाको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करती है। वो बताती है, एक्चुअली मैं एक ग्रुप कॉस्प्ले इवेंट प्लान किया था, लेकिन मेरे ग्रुप के कुछ मेंबर्स काम की वजह से कैंसिल कर गए। सोचा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग रेडी हो तो हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं। सब इंटरेस्ट दिखाते हैं और मियाको अपना आइडिया रिवील करती है। वो बताती है कि मैं चाहती हूँ हम सब मिलके कॉफिन हॉरर गेम के कैरेक्टर्स नन का कॉस्प्ले करें। अगर तुम लोग ज्वाइन करो तो ग्रुप एकदम सॉलिड लगेगा। मारिन, अमाने, सुजुका और मियाको तुरंत एग्री कर लेते हैं। अब बस 2 मेंबर्स और चाहिए। तभी मारिन के दिमाग में एक नाम आता है। वेट, मैं जूजू चान को कॉल करती हूँ, शायद वो इंटरेस्टेड हो। मारिन एक्साइटली जूजू को कॉल करती है और उसे ग्रुप कॉस्प्ले इवेंट ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन जूजू की आवाज एकदम धीरे और बोल्ड होती है। जूजू कहती है, सॉरी मारिन, मैं ग्रुप कॉस्प्ले के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने लिए कॉस्प्ले करती हूँ बस। मारिन थोड़ी सैड फील करती है, लेकिन उसके साइड में खड़ी सिंजू अपनी दीदी को समझाने लगती है। सिंजू कहती है, दीदी सोचो ना, ये एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। सब लोग एक साथ एंजॉय करना भी तो कॉस्प्ले का पार्ट है। तुम्हें अलग मजा आएगा। सिंजू की बात सुनकर जूजू थोड़ा सोचती है। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद वो हाँ करती है और फाइनली एग्री कर लेती है। जूजू कहती है, ठीक है, अगर तुम इतनी इंसिस्ट कर रही हो तो मैं ट्राई करूंगी। उसके बाद जूजू और सिंजू दोनों आफ्टर पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां ग्रुप रोल्स डिस्कस किए जाते हैं। गोजो एग्री करता है कि कॉस्ट्यूम्स एक प्रोफेशनल से बनेगा और वो खुद प्रॉप्स बनाएगा। थोड़ी देर बाद अकीरा, गोजो और अमाने थोड़े देर के लिए बाहर जाते हैं। अकीरा बोलती है, मैं सच बोलूं तो मारिन के साथ रहते हुए मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। वो पॉपुलर है, चार्मिंग है, लेकिन मुझे उसके अराउंड अजीब लगता है। गोजो और अमाने एक दूसरे को देखते हैं, समझ जाते हैं कि अकीरा की फीलिंग्स जेन्युइन है।
गोजो साइलेंटली सुनता रहता है बिना जजमेंट के। उस रात गोजो मारिन के अपार्टमेंट आता है ताकि वो कॉफिन हॉरर गेम खुद खेलकर प्रॉप्स का डिजाइन समझ सके। गेम की क्रीपी वाइब रूम में छाई होती है, लेकिन गोजो सीरियस नोट्स बनाता है। लेकिन अचानक नींद आती है। ट्रेन सर्विस सस्पेंड हो गई है एक एक्सीडेंट की वजह से। इस वजह से गोजो को रात भर मारिन के घर रुकना पड़ता है। फिर दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। गोजो अंदर से अनकंफर्टेबल फील करता है कि उससे मारिन के घर नाइट स्टे करना पड़ा। उसकी ऑकवर्डनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो एक शॉप से एनर्जी ड्रिंक उठा लेता है। उसका सिंपल लॉजिक होता है, अगर मैं रात भर जगता रहा तो टेक्निकली ये स्लीप ओवर नहीं होगा। गोजो एनर्जी ड्रिंक की तरफ घूर रहा होता है, तभी मारिन उसकी तरफ देखती है और उसके दिमाग में बिल्कुल उल्टा सीन चलता है। मारिन थोड़ा सोकली देखती है। ये क्या? कौन देख रहा है? क्या गोजो, तुम क्या सोच रहे हो? बैक एट द अपार्टमेंट मरीन का मूड कुछ अजीब सा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या गोजो ने वो कॉन्डम इसलिए खरीदा? उसे लग रहा था कि शायद गोजो उसके साथ कुछ ऐसा चाहता है, और ये सोच उसके दिल को काफी बेचैन कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बारी बारी से शावर लेते हैं, लेकिन जब गोजो निकलता है वो नोटिस करता है कि मारिन अपने यूजुअल चेयरफुल मूड में नहीं है। वो चुपचाप लग रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। मारिन बेड पर जाके लेट जाती है और वो जो रात भर कॉफिन गेम खेलता रहता है। उस रात उसने गेम फाइनली क्लियर कर लिया, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं था कि मारिन क्या फील कर रही है। अगली सुबह जब मारिन उठती है, उससे एक चीज दिखाई देती है। गोजो ने टेबल पर एनर्जी ड्रिंक्स रखे हुए थे। तब उसे समझ आता है, गोजो ने वो कॉन्डम नहीं बल्कि एनर्जी ड्रिंक खरीदे थे, सिर्फ जगने के लिए। मारिन एक छोटी सी मुस्कान देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने गोजो के बारे में गलत सोच लिया था। उस रात जब गोजो घर लौटता है, वो सिंजू और शिजुका के साथ गेम के बारे में बात करता है। दूसरी तरफ जूजू अपनी बहन सिंजू के लिए विग बना रही होती है और सिंजू एक्साइटेडली बोलती है, सिंजू, मैं मारिन के साथ लोकेशन स्काउटिंग जा रही हूँ। लेकिन उसी वक्त मारिन अपने रूम में अकेली बैठी होती है। वो डिप्रेस्ड फील करती रहती है, ये सोचकर कि उसने गोजो के इंटेंशंस को गलत समझा। अगले दिन भी वो पूरा टाइम उदासी में रहती है, क्लास में, शूट के दौरान, सब जगह। लेकिन गोजो के सामने वो अपनी फीलिंग्स छुपाने की पूरी कोशिश करती है। उस शाम जब वो गोजो के घर डिनर के लिए आती है, सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। गोजो हमेशा की तरह केयरिंग था और ये देखकर मारिन का दिल और ज्यादा पिघल जाता है। डिनर के बाद जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आती है, वो अपने दिल से एक फैसला करती है, अब और नहीं छुपा सकती, मुझे गोजो को अपने दिल की बात कहनी ही होगी। और यहीं से स्टार्ट होता है मारिन का सबसे हार्ट फेल्ट मोमेंट, जहां वो फाइनली तैयार होती है गोजो को अपने प्यार बताने के लिए। जूजू फाइनली अपनी फीलिंग्स रिवील करती है। वो बताती है कि वो ग्रुप कॉस्प्ले अवॉइड करती आई है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी खूबसूरत बॉडी और सिंजू की परफेक्ट फिगर की वजह से वो कभी मैच नहीं कर पाएगी। उसके अंदर एक छुपा हुआ हीन भावना था जो हमेशा उसको पीछे रोकता था। बट ग्रुप के सब मेंबर्स उसे स्वेयर करते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है और अपकमिंग ग्रुप कॉस्प्ले में सब उसके साथ हैं। अगले दिन पूरा टीम काम पे लग जाती है। मियाको और सुजुका जूजू को उसके सोलो शूट के लिए तैयार करने लगती है। मेकअप, विग, सेटिंग, कॉस्ट्यूम एडजस्टमेंट सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा होता है। ये सोलो शूट एक्चुअली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था ताकि जूजू ग्रुप कॉस्प्ले से पहले खुद को पावरफुल फील करे। इस बीच गोजो और अकीरा गोजो के वर्कशॉप में प्रॉप्स बनाने में लग जाते हैं। फोम कटिंग, पेंटिंग, स्ट्रक्चरल डिटेल्स सब गोजो के सिग्नेचर डेडिकेशन के साथ। यहीं पर अकीरा अपनी स्टोरी शेयर करती है। अकीरा बताती है, मैं कॉस्प्ले हमेशा करना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कभी इनकरेज नहीं किया। पर एक दिन एक रैंडम
गैसपोन मशीन के सामने उसकी मुलाकात मियाको और सुजुका से होती है और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है और आखिर में अकीरा भी कॉस्प्ले वर्ल्ड का एक हिस्सा बन जाती है। फाइनली टाइम आता है ब्लैक लोबेलिया सूट का। जूजू उस कैरेक्टर की ऑरा को परफेक्टली कैप्चर करती है। इस फोटो शूट में वो खुद को एकदम अलग पावरफुल वर्जन में देखती है। वो बताती है, मैं ग्रुप कॉस्प्ले इसलिए अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। ये लाइन उसके फियर को पूरा एक्सपोज कर देती है। वो खुद ही अपनी बाउंड्री बनाए बैठी है। शूट के बाद सब लोग मिलकर ताकोयाकी खाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्लोज फ्रेंड एक इवेंट के बाद रिलैक्स करते हैं। सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल एक्साइटेड होते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उनका बिग ग्रुप कॉस्प्ले शूट होने वाला है। आज फाइनली वो दिन आ ही गया, ग्रुप कॉस्प्ले का बिग डे। गोजे सुबह सुबह मारिन के अपार्टमेंट आता है ताकि प्रिपरेशंस लास्ट टाइम चेक कर सके। दोनों मिलके प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम डिटेल्स फाइनलाइज करते हैं और फिर बाकी ग्रुप के साथ स्टूडियो की तरफ निकल पड़ते हैं। स्टूडियो पहुंचते ही सब लोग तुरंत चेंजिंग रूम की तरफ जाते हैं। हर किसी का कॉस्ट्यूम एकदम ऑन पॉइंट लग रहा होता है, स्पेशली वो डिनर टेबल सीन के लिए जो गोजो और अकीरा ने मिलकर स्पेशल इफेक्ट्स के साथ रेडी किया होता है। लाइट्स ऑन और शूट स्टार्ट। डिनर टेबल सीन का पूरा सेटअप एकदम ड्रामेटिक वाइब दे रहा होता है। सब गोजो और अकीरा की हार्ड वर्क का रिजल्ट था। इस सीन को शूट करते वक्त सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। मारिन पूरी एनर्जी के साथ पोज करती है। अकीरा बैकग्राउंड देखती रहती है और जूजू क्विकली अपना बेस्ट दे रही होती है। ब्रेक के टाइम गोजो थोड़ा सा साइड जाके जूजू से बात करता है। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जूजू धीरे से कन्फेस करती है कि वो ग्रुप कॉस्प्ले सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि बड़ी बहन होने का फर्ज था। उसके लिए नॉर्मल कॉस्प्ले नहीं था। शी वॉज अनकंफर्टेबल द होल टाइम, स्पेशली क्योंकि हॉरर थीम उसके बिल्कुल पसंद नहीं है। और बात करते करते जूजू सडनली बेहोश हो जाती है। हॉरर वाली चीजें उसके स्टेमिना बिल्कुल कम कर देती है। थोड़ी देर बाद स्टूडियो में मरीन अपने कैरेक्टर में बहुत परफेक्ट लग रही होती है और अकीरा अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाती। अकीरा लिटरली शाउट करके बोल देती है कि मरीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सब थोड़ा शौक भी होते हैं और हंसने भी लगते हैं। सूट रैप होने के बाद सुजुका और मियाको मरीन के पास आती है। दोनों गिल्ट फील करते हुए अपोलोजाइज करते हैं, ये बोलते हुए कि उन्होंने मरीन को यूज किया। लेकिन मरीन बिल्कुल मैच्योर्ड तरीके से रिप्लाई देती है। वो कहती है कि लोगों के फीलिंग्स समझना बहुत जरूरी होता है और आज के सूट में मैंने वो कर पाया। ये लाइन उन दोनों को भी और गोजो को भी एक साइलेंट लेसन दे जाती है। सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मरीन और गोजो साथ में वापस अपार्टमेंट तक जाते हैं। अपार्टमेंट पहुंच के मरीन तुरंत दरवाजे के सामने खड़ी होती है। उसको अपने प्यार का इजहार करना था बट वो कह नहीं पाती और कह देती है कि एक सेल्फी लेते हैं आज की मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए।